नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शख्सियत, वैसे तो इस शब्द के अनेकों मायने हैं, लेकिन जरा सोचिए जब एक ऐसे शख्स हमारे बीच हो जिनको पॉलिटिकल साइंस के, चाहे वो प्रदेश के हों या देश के हों, हर युवा जानते हो, जिनको समझना चाहते हो, जिनको पढ़ना चाहते हो, जिन्होंने दोस्ती निभाई तो ऐसी की मिसाल बन गई, जिन्होंने पशु प्रेम किया तो ऐसा की मिसाल बन गया, जिन्होंने फिटनेस को अपना मापदंड माना तो फिर ऐसा कि हर कोई उनके जैसी फिटनेस चाहता है। वो विधायी कार्यों के बेहतरीन जानकार हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, वो चिकित्सा मंत्री रहे हैं और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अंदर उपनेता प्रतिपक्ष हैं। वो अपने आप में, अपनी ही पार्टी में ट्रबल शूटर की भूमिका में है। नाम राजेंद्र राठौड़ जी। सर, सबसे पहले शख्सियत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको बीजेपी के अंदर ट्रबल शूटर माना जाता है, तो पार्टी ने जिम्मेदारी आपको दी है या ये जिम्मेदारी आपने खुद ली है कि जब भी पार्टी पर संकट आएगा किसी भी तरीके का, आप फ्रंट फुट पर आकर उसको? मुझे एहसास नहीं कि मैं किसी पार्टी का या मेरी पार्टी का ट्रबल शूटर हूं। एक जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी हालात को देखकर जब खंदक की लड़ाई की आवश्यकता पड़ती है तो कदम अपने आप उस खंदक की ओर उठ जाते हैं और कई बार अग्रिम मोर्चे पर उस लड़ाई को लड़ने का मौका मिलता है जी। इसलिए मैं ट्रबल शूटर तो नहीं, परंतु एक पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम जरूर करता हूं। जमीनी कार्यकर्ता की जो शुरुआत होती है वो छात्र राजनीति से होती है सर, और फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। एक अधिकारी के घर में पैदा होकर ये कैसे लगा कि चलिए हम पॉलिटिक्स की दिशा में जाएंगे, हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाएंगे? राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये सोचकर आया था कि मैं जुडिशियल सर्विस के अंदर जाऊंगा। हालात कुछ बने, छात्र राजनीति की ओर पांव मुड़ते चले गए और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ कुछ जुड़ाव हुआ और उस जुड़ाव ने पांवों को राजनीति की ओर खींच लिया। फिर आदरणीय भैरव सिंह जी जैसे विराट वटवर्ष के नीचे अपने आप को तैयार करने का मौका मिला। धीरे धीरे कदम अपने उस मातृभूमि की तरफ चले गए जहां पुरखों ने किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति इंद्राज कराई थी, और वहां से जब चुनाव लड़ने का आगाज प्रारंभ हुआ तो उसके बाद सीढ़ियां दर सीढ़ियां चलते चलते मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कब किसी निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 7वीं बार चुनाव जीत गया। एहसास नहीं हुआ, एक अपनत्व के कारण। सर, क्योंकि आप सीढ़ियों का जिक्र करें, मैंने सोचा था ये सवाल मैं आपसे बिल्कुल अंत में करूंगा, लेकिन क्योंकि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो इस सीढ़ियों के अंतिम छोर को हम क्या माने? आपकी नजर में क्या है? देखिए, एक कार्यकर्ता जो एक सिद्धांत, एक रीति, एक नीति, एक दर्शन के साथ जुड़ता है तो उसके हर के जीवन का एक ही मुकाम है कि मैं मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ करूं उस दर्शन के लिए, उस नीति के लिए जिसको ध्येय बनाकर राजनीति सत्तानी सेवा के भाव से करने प्रारंभ किया था, और अब भी वही इच्छा है। हम उस बात को लेकर जो सेवा का संकल्प है उस सिद्धि को संकल्प होते देखें, बस यही एक इच्छा है। आपने जनसंघ के साथ शुरुआत की, विधायक बने, उसके बाद बीजेपी में आए और उसके बाद से फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछली सरकार में चिकित्सा मंत्री की भूमिका आपने निभाई। भैरव सिंह शेखावत आपके गुरु हैं सर। आज की तारीख में भैरव सिंह शेखावत के आसपास आपको लगता है कि कोई नेता है जो कम से कम उनके नजरिए को आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो बीजेपी में हो या बाकी पार्टियों में? कोई दिखाई देता है सर? दर्जनों लोग हैं। भैरव सिंह जी शेखावत ने कार्यकर्ताओं को तराशने का काम किया था। वो हर कार्यकर्ता के अंदर उसकी खूबियों को परखते थे और फिर उसको तैयार करते थे। इसलिए भैरव सिंह स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी आज इस देश के अंदर अलग अलग मुकाम पर है, और मैं समझता हूं कि वो एक विश्वविद्यालय के रूप में थे। उस विश्वविद्यालय से निकले हुए विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मुकाम पर अपने बात को बड़े अच्छी तरह से कर रहे हैं, अपने काम को बड़ा बेखूबी से कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी आया आपकी जिंदगी में जब कुछ अलग तरीके के संकट आए, बहुत से आरोप लगे। उस दौरान कौन कौन आपके साथ खड़ा था? मैं सीधा जिक्र दारा सिंह फर्जी एनकाउंटर का कर रहा हूं, उसमें कौन कौन आपके साथ थे और आपको लगता है कि कोई साजिश थी जिसका हिस्सा बन गए? देखिए, जो बातें इतिहास के पन्नों में चली गई उनका जब जिक्र होता है तो चलचित्र की भांति कुछ बातें सामने आ जाती है। मैं समझता हूं कि एक ऐसी घटना जिस घटना का
प्रारंभिक जानकारी भी मुझे नहीं थी और एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी ने मुझे आरोपी माना। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब न्यायिक विवेचना प्रारंभ हुई तो हिंदुस्तान के न्यायिक क्षेत्र के अंदर शायद मैं दूसरा व्यक्ति हूं जो एक चार्जशीट पर आरोप पत्र से में मुक्त कर दिया गया हो। और उन दिनों के अंदर, उस घटागोप के अंदर, मुझे आज भी जो चेहरा सबसे पहले नजर आता है मेरे मित्र और मेरे, मगर ये कहूं कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे मित्र डॉक्टर दिगंबर सिंह जी का आता है, जो मुसीबत के समय में दरवाजे पर टकटकी लगा के ये देखते रहते थे कि मैं कब उनको पुकारूं, उससे पहले वो पहुंच जाए। कई मित्र हैं, परंतु मित्रता की मिसाल के अंदर वो भी हैं और कई ऐसे मित्र भी हैं जो आज हमारी पार्टी में तो नहीं, पर उस संकट के समय में मेरे साथ रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी थे, स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी थे, मेरे मित्र रोहतास जी थे। कई लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्यायिक लड़ाई के अंदर, न्यायालय के अंदर अपनी भूमिका निभाई। बहुत से लोग हैं। अभी एक PIL आपने दाखिल की और वो विधायकों से जुड़ी थी। अमूमन होती है जनहित याचिकाएं होती हैं, तो आपको इसमें वो चीज दिखाई दे रही थी कि हाँ इसमें जनहित के मुद्दे हैं, और आपको क्या वाकई में लग रहा था, क्योंकि आप विधायकी के एक एक्सपर्ट के तौर पर भी अपने आप में हैं, तो वो आपको पॉइंट कहाँ नजर आया कि नहीं इसको हम चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, विधान बनाने की सभा के हम सदस्य हैं और हर विधान बनाने की विधानसभा का सदस्य 3 लाख लोगों का प्रतिनिधि है। एक घटना चक्र राजस्थान में ऐसा हो जाए कि 92 लोग यकाएक खड़े हो जाएं, हम जिस दल से हैं उस दल के हमारे मुख्यमंत्री जी को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते, दूत उनके दिल्ली से चलकर आए और त्यागपत्र हाथ में लेकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दें। मैं समझता हूं ये राजस्थान की राजनीति के इतिहास की पहली घटना होगी। और उसके बाद त्यागपत्र सौंपकर बाहर निकलकर उसमें से वो 30 लोग जो मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं, वो मंत्री की कुर्सी पर भी बैठे, उन सारे सुविधा और साधनों का उपयोग भी करे और फैसला भी करे। तब मुझे महसूस हुआ कि विधान बनाने की सभा जिससे राजस्थान का आम आदमी शासित होता है, जनहित से बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है। और उसके बाद एक के बाद एक मैंने 4 बार, एक बार हमारे नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई के अंदर हमारा शिष्टमंडल मिला, हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा कि त्यागपत्र आपके पास में है। आज 46 उस समय 46 दिन गुजर गए थे, 1 महीने से ज्यादा समय गुजर गया, इस पर आप निर्णय फरमाएं। उन्होंने निर्णय नहीं किया। मैंने 3 पत्र और भेजे और जब चारों ओर से उन पत्रों की पावती भी नहीं मिली, तब आखिर मैंने खुद ही महसूस किया कि मुझे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। मैंने मेरी PIL दायर की, नोटिस जारी हुए और आज उसका असर जो है, आज हॉर्स ट्रेडिंग की बात देश के पैमाने पर चल निकली। राजस्थान में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ये जो मेरी PIL है ये एक नजीर होगी संसदीय इतिहास के अंदर जी, और ये रिपोर्टेड केस होगा, इस प्रकार की मुझे उम्मीद है। बाकी चूंकि मामला न्यायालय में, इसलिए मैं इस पर और कोई बात कह नहीं सकता। ठीक है सर, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें भी नहीं करते। आपने राजनीतिक गुरु तो बताया, लेकिन राजस्थान के लोग खासकर ये जानना चाहते हैं कि आपके फिटनेस गुरु कौन है, क्योंकि आपके रनिंग के वीडियो आते हैं, आपकी फिटनेस को लोग चैलेंज करते हैं कि अगर बनना है तो आप उनके जैसे बनिए। तो गुरु कौन है आपके, फिटनेस गुरु कौन? फिटनेस गुरु तो ये चलते चलते खुद ही ने ये महसूस किया कि जो शरीर ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के उस शरीर को तराशने का काम खुद ही करें। इसलिए बरसों से जब सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले हाथ बढ़ता है उन जूतों की तरफ जिनको पहनकर या ट्रेडमिल या सड़क 2 ही नजर आती है। इस नाते एक आदत में शुमार हो गया, एक एडिक्शन हो गया। इसलिए फिटनेस के लिए नहीं, मैं तो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सब काम करता हूं। सुनते हैं कि आपके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, सूर्य उगता बाद में है, आपके दरवाजे पहले खुलते हैं और सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद तक दरवाजे खुले रहते हैं। देखिए, मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष था तब से लेकर अब तक मैं समझता हूं मेरे जीवन में अगर कहीं मैं बाहर हूं तो दूसरी बात है, मैंने खुद सुबह की चाय के प्याला अकेले नहीं पिया।
और कोशिश भी ये रही कि शाम के भोजन में ज़्यादा नहीं तो एक दो मित्रों के साथ जरूर मिले। एक आदत में शुमार हो गया और सुबह जब उठते हैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इन दो हाथों से अगर सकारात्मक दृष्टि से किसी की समस्या का समाधान होगा तो मेरे लिए बड़ा गर्व की बात होगी। इसी नाते एक काम करने की आदत पड़ गई, लिखने पढ़ने की आदत पड़ गई। बस ये बात चलती गई। मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने कब इस बात को पकड़ा, पर मैं मंत्री रहता हूँ, मंत्री नहीं रहता हूँ, तो भी सुबह सूर्य के दर्शन हो इससे पहले उठकर अपने अपने शरीर को कष्ट भी दे लेता हूँ और उसके बाद मिलना प्रारंभ भी कर देता हूँ। ये सिर्फ हम बता रहे हैं आपको क्योंकि जब हम प्रोग्राम को शूट करना शुरू कर रहे थे उस दौरान दो कार्यकर्ता आए। उन्होंने कोई काम इनको बताया, इन्होंने प्रोग्राम को 2 मिनट के लिए रोका कि नहीं रुकिए 1 मिनट, पहले उनका मैं काम कर देता हूं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वो हर एक चीज के जरिए एक संदेश देते हैं। मां के साथ उनका जो जुड़ाव रहा है वो बहुत अलग तरीके का रहा है। उसको लेकर बहुत से क्वेश्चन भी लोग करते हैं कि वो जानबूझकर करते हैं, अब वो दुनिया में नहीं है। लेकिन आपके बारे में भी कहा जाता है कि जब भी आप जयपुर होते हैं तो 1 घंटे चाहे आप कहीं भी हो आप मां के साथ गुजारते हैं। तो ये दिनचर्या का हिस्सा है, वहां से ऊर्जा मिलती है। और कभी ऐसा हुआ है कि मां ने कुछ कहा हो कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना है? देखिए, माँ शब्द जब व्यक्ति बोलता है तो उसके मुख में अपने आप ऐसे शब्द उच्चारित होते हैं जिनमें पवित्रता होती है। और माँ ही एक ऐसे इस धरती पर है जो अपने पुत्र को छोटे नाम से तू से बुला सकती है। और अब भी माँ के पास जब जाते हैं तो माँ को चिंता सबसे पहले मेरे कपड़ों को देखकर होती है कि मुझे कहीं ठंड तो नहीं लग जाए, जबकि उनकी अवस्था 95 वर्ष की है। तो माँ के प्रति, पिता के प्रति हमारी संस्कृति भी कहती है। और जिस परिवेश में जीवन प्रारंभ हुआ उसमें परिवेश के अंदर माँ के आंचल की छाया हमेशा सुकून देती है। इसलिए एक बार उनके पास जाते हैं तो लगता है कि आज का दिन अब बड़े काम करने के लिए अपने को ऊर्जा मिली है, वो काम अब करेंगे। लगातार हम बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत से हैं। सवाल ये भी है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो उनकी नजर में ब्याज क्या है, उसके साथ वक्त किस तरीके से बिताते हैं। सवाल ये भी है क्योंकि वो एक राजपूत दिग्गज नेता भी हैं। पहली विधानसभा के अंदर 50 से ज्यादा विधायक और इस विधानसभा के अंदर 18-19 के आसपास विधायक। तो क्या उसको लेकर भी कोई नजरिया है? और सवाल यह भी है कि बीजेपी के अंदर बहुत से चेहरे हैं, तो मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए कौन कौन है और क्या वो खुद भी इसमें शामिल है? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ आज शख्सियत में जो शख्स हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ साहब हैं। एक बार फिर से उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, क्योंकि दादा के लिए पोता बहुत अजीज होता है, सुनते हैं कि जयपुर में जब होते हैं तो आप घुमाते हैं, ड्राइव करते हैं और ये हर दिन का रूटीन है। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे जैसे लोग जिनकी जवानी संघर्ष में बीत गई, अपने खुद के, मेरे एक बेटा है, उसके बचपन का मैं इतना साक्षी नहीं रह पाया। और आज जब भी मौका मिलता है तब जब पोता अधिकार से उंगली पकड़कर खड़ा करके बाहर निकलता है तो सबसे सुखद क्षण महसूस होते हैं। परिवार में हैं और परिवार में मेरे पोते की उम्र 4 साल है। उसकी तुतलाती भाषा और उसके मासूमियत से अपने आप ही चेहरा उसका देखकर मन मोहित होता है। इसलिए जब कभी भी निकलता हूँ, कबूतर को दाना डालना हो, उसकी वो अपनी छोटी कार चलाता है, उसके आसपास दौड़ना हो तो कदम भी उठ जाते हैं। और ये भी सही बात है कि मैं अपने परिवार में पोता पोती दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो सर, पार्टी के लिए आप स्ट्रेस बस्टर और आपके लिए पोता पोती स्ट्रेस बस्टर। यस, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। आप पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर तक हैं अभी, राजस्थान के अंदर, कम से कम बीजेपी के अंदर, और एक राजस्थान के उस स्तंभ की तरह भी हैं जिसके इर्द गिर्द विधानसभा घूमती भी है। लेकिन आपके जो सुपुत्र हैं वो पॉलिटिकल अभी एक्टिव नहीं है। तो क्या ये विरासत हम माने कि आपके साथ ही सियासत का
एक विराम है, या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो पॉलिटिकली एक्टिव दिखाई दे? राजनीति के अंदर कोई विरासत को अपना अधिकार समझे। पिता की राजनीति में बेटा उसको ऐसे खेती समझे जब मर्जी जब काट ले, ये संभव नहीं। हाँ, ये भी संभव नहीं कि पिता के बाद में पुत्र अगर राजनीतिक तौर पर सक्रिय है और उन्हीं सिद्धांत और उसी रास्ते पर चलना चाहे तो उसकी काबिलियत में उसकी राह अपने आप बनती चली जाती है। किसी नेता का पुत्र होना उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, परंतु मेरी दृढ़ मान्यता है कि ये विरासत की राजनीति, ये परिवार की राजनीति, ये राजनीति जिनमें लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं इस परिवार से जुड़ गया, मेरा अधिकार बन गया, ये राजनीति अब इस मोदी युग में चलने वाली नहीं है। और आप देख रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज और उनके परिवार, और एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इस मोटे सिद्धांत के साथ भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ रही है। मैंने जिक्र किया था, ब्रेक के दौरान जिक्र किया था कि राजस्थान राजपूताना पहली विधानसभा के अंदर 50 से ज्यादा विधायक, और आज की विधानसभा के अंदर 18-19 विधायक। बीते साल एक अधिवेशन भी हुआ था क्षत्रिय संघ का। आपको लगता है कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, राजतंत्र के बाद हालात बदले। राजपुत्र हुआ करते थे, राजपूत जो राजा के इर्द गिर्द और उस वंशजों में थे, अब रजपूत बन गए, धरती का पूत बन गए। उस समय जब मुल्क को आजादी मिली, उस समय राज घराने से जुड़े हुए लोगों को राजपूत ने भी और जनता ने भी अपना सेरेमोनियल हेड मानकर उनके साथ पहले चुनाव में चले। समय बदलता चला गया और अभिजात्य वर्ग के कुछ लोग अलग होते चले गए, सर्वहारा लोग आगे आते चले गए। इस नाते सामान्य राजपूत भी आगे आने लग गया। और ये बात भी सही है कि जहां राजपूत को जब सरदार कहा जाता है तो इसका मतलब सबको साथ लेने की उसकी कल्पनाएं और उस कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की उसकी क्षमताएं, इन सारी बातों के में जब हम देखते हैं तो पहली विधानसभा से लेकर इस विधानसभा तक हास जरूर हुआ है, पर नेतृत्व आज भी राजस्थान के अंदर इस समाज को बहुमत में अच्छी दृष्टि से मिल रहा है और लोग अच्छी दृष्टि से देख भी रहे हैं। सरदार जो सबको साथ लेकर चल सके, तो हम आपके अंदर, बीजेपी के अंदर वो सरदार देख सकते हैं जो अगर चुनाव जीते तो सबको साथ लेकर चलें। और क्योंकि भैरव सिंह शेखावत जी के आप शिष्य हैं तो गुरु की तरह ही उस कुर्सी तक पहुंचने की इच्छा? नहीं, कभी कल्पना भी नहीं और कभी इच्छा भी नहीं। जिम्मेवारियां मिलती है तो कार्यकर्ता के नाते मिलती है, पद सबसे बड़ा कार्यकर्ता का ही है। इसलिए आज की तारीख में कोई सपना देखें, मैं समझता हूं ये मेरे जैसे धरती के कार्यकर्ता के लिए संभव नहीं। पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी अगर इस बार कह दे कि नहीं आप चुनाव भी नहीं लड़ोगे तो भी कोई बात नहीं, हमारी जो भूमिका थी हम उस भूमिका को निर्वहन निश्चित तौर पर करेंगे। इसलिए आप जहां जिस ओर इशारा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में पदों की लड़ाई का वक्त चला गया। अब इस युग में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वहीन हिंदुस्तान को बनाती जा रही है। एक के बाद एक सूबे में कांग्रेस बुरी तरह से परास्त होती जा रही है। और इस बार भी मैं आज आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस बार का चुनाव 11 महीने बाद का चुनाव कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार का चुनाव, शर्मनाक हार का चुनाव होगा। ये मेरे वाक्य अब नहीं, उस चुनाव के परिणाम के बाद जरूर आप दर्शकों को दिखाना, ताकि पता लग जाए कि भविष्य वक्ता तुम नहीं हूं पर हालात को देखना जानता हूं, चेहरे पढ़ना भी जानता हूं। इस नाते मैं कह रहा हूं जो कुछ चल रहा है राजस्थान में इस कुराज के कारण आम जनता त्रस्त है और मुझे जो भूमिका इसमें वहन करनी है और वो जो पार्टी मुझे कहेगी निश्चित तौर पर बेखौफ और बड़ी खुशी से करूंगा। वैसे सर, आपकी जिंदगी में खाली वक्त बहुत कम होता है और जब होता है तो या तो पोतों के साथ होते हैं या माँ के साथ होते हैं, लेकिन फिर भी खाली वक्त में क्या पसंद है? खाली वक्त में पुराने फिल्मों के संगीत को सुनना पसंद है। पुराने दोस्तों से उनके टेलीफोन नंबर ढूंढकर उनसे बात करना पसंद है। और जब कभी भी मेरे जिले में होता हूं तो ये कदम मेरे पैतृक गांव की तरफ उठ जाते हैं और पैतृक गांव के अंदर अपने उस खेत के अंदर अपने उस मकान में जाता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री तक आपकी गाने के मुरीद हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि दीवार के उधर से आवाज आ रही होती है, कभी इधर आके सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने
गाना सुना भी, मेरे पड़ोसी भी रहे और मैंने गाया भी। मेरे मित्र जो आज दुनिया में नहीं है वो संगीत प्रेमी थे। जब दो दोस्त मिलते थे और उनके साथ दो दोस्त और जुड़ जाते थे तो फिर जिंदा दिल लोग महफिल में बैठते हैं। क्या हम राजनीति में काम करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ गुनगुनाना भी कोई गुनाह नहीं, इसलिए मैं गुनगुनाता हूं। कोई गाना जो सबसे करीब हो, कोई गाना जो सबसे करीब हो जिसको अक्सर गुनगुनाते हैं? जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। इस तरह गाने गुनगुनाते रहते हैं। जिंदगी में अर्धांगिनी, धर्मपत्नी, उनके बिना ना दिन होता है ना रात होती है और वो हमेशा साथ होती है। हम आपकी निजी जिंदगी को थोड़ा खंगाल रहे हैं तो उनके बारे में भी जरा बताइए सर, जिंदगी कैसी रही? कभी कंप्लेंट रही कि आप पॉलिटिकली इतने एक्टिव हो गए, इतने डीएक्टिव हो गए? मेरी धर्मपत्नी को इस पर से सीधा संबंध स्थापित करने की बरसों से इच्छा है। उनका काम सिर्फ सुबह उठने पर हम कपड़े पहने वो निकाल के देने के अलावा पूजा पाठ में है। मुझे मेरी धर्मपत्नी से कभी शिकायत नहीं रही। मैं तो घर के बाहर रहता हूँ, घर के अंदर की नेता और संचालन करता और प्रशासक तो वही है जी। श्वान, क्योंकि आपके घर में रहा, अभी वो नहीं है, तो आप इस रिश्ते को कैसा मानते हैं? क्योंकि अक्सर हम इस तरीके की बातें करते हैं लेकिन मूक प्राणी अपनी आंखों से सारी बात कह देता है। मेरा जो टोबी लैब्रो डॉग था वो जब कभी भी मुझसे मिलने अगर आज वो होता तो आपको या तो इस सामने सोफे पर बैठा दिखता और या सामने बार मेरा इंतजार करता होता। उसको पता था कि अब उसको बोलना, उसको नहीं बोलना है, मेरा इंतजार करता रहता था। सुबह जब मैं घूमने के लिए निकलता तो मेरे साथ गली की नुक्कड़ तक का वो सहयात्री था। उसके बाद उसको पता है कि अब उसको वापस लौटना तो वापस लौटता था और मैं घर से निकलता था बिना बिस्कुट उसको खिलाए कभी नहीं निकला। उस दिन भी मेरा भी दुर्भाग्य था और मेरा धौलपुर का कार्यक्रम और कार्यक्रम के बाद में मेरा बिस्कुट खिला के मेरी गाड़ी में बैठना और पीछे चलने वाली गाड़ियों को, मेरी गाड़ी को पकड़ने के लिए हबड़तोड़ में रेस उठाना, ज़्यादा तेजी से चलाना और उसका दुर्घटनाग्रस्त होकर चले जाना मेरे लिए पीड़ादायक रहा। अब मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि मैं दोबारा श्वान को पालूं या नहीं पालूं, मैं क्या उसको इतना प्यार दे पाऊंगा, क्योंकि चुनावी वर्ष के अंदर हम जा चुके हैं। मूक पशु अपने मालिक को भी पहचानता है, प्यार करने वालों को भी पहचानता है। सर, क्योंकि आप प्रोग्राम क्लोज करना है, थोड़े से रैपिड फायर। आपकी नज़र में वफादारी का मतलब क्या है, भरोसे का मतलब क्या है? क्योंकि अक्सर पॉलिटिक्स में इसमें टूटती हैं चीजें। देखिए, वफादारी आदमी को होना चाहिए अपने नेतृत्व के सिद्धांत के साथ। व्यक्ति पूजा ज्यादा दिन तक चलती नहीं, इसको आप वफादारी भी कह सकते हैं, अपने कार्य के साथ जुड़ना। और मैं समझता हूं कि आज की राजनीति में जिस प्रकार के दृष्टिकोण से लोग आते हैं, यकायक आते हैं और फिर एक व्यक्ति को पकड़कर चुनाव की वैतरणी तक जाना चाहते हैं, ये एक तरह से विकृतियां आ रही है। मुझे वो समय याद है जब गांव में सरपंच के चुनाव के लिए गांव के लोग इकट्ठा होकर जाया करते थे किसी एक व्यक्ति के पास कि आप गांव का सरपंच बनकर हमारी सेवा करो। वो व्यक्ति ना नुक्कर करता था। अब कोई भी चुनाव एक साथ 15 कुकर मुता की तरह खड़े हो जाते हैं, हम ही सबसे लायक है। ये बदलती हुई स्थितियां हैं। मैं समझता हूँ राजनीति में भी जो विकृतियां हैं उससे राजनीति बच नहीं सकती। मुख्यमंत्री का पद आपको अगर ऑफर होगा तो स्वीकार है? देखिए, मैं जिस रास्ते पर मुझे दूर दूर तक कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मेरे जैसा व्यक्ति जो सब हालात को समझता है शायद नहीं देखे तो मेरे खुद की सेहत के लिए ज्यादा ठीक है। सियासत और राजनीति के साथ सोशल काम जो करते हैं उनके लिए कभी रिटायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट प्लान किया है सर? देखिए, अब इच्छा है कि एक बार दुनिया को घुमा जाए, तो अब एक चुनाव और उसके बाद फिर घुमाई की ओर निकलेंगे। और मैं समझता हूं कि आदमी मन से कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। सेवा का और निवृत्ति का ये दोनों विलोम है। सेवा जो करता है वो निवृत्त नहीं हो सकता, कभी चलता रहेगा। जमाना चलेगा, जमाने के साथ चलेंगे, जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राजेंद्र राठौड़ जी, जिन्होंने राजनीतिक तौर पर भी और निजी तौर पर भी
जितने सवाल हमने किए उन्होंने उनके जवाब दिए। हालांकि पॉलिटिकल उनसे बहुत सवाल हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम है शख्सियत, हम दूसरे पहलू को खंगालने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करेंगे कि उनके बारे में बहुत कुछ आपको इस प्रोग्राम से जानने के लिए मिला होगा। नमस्कार।